Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. Everything is fine. Today's we have the topic Introduction to Ankylosing Spondylitis. Alright, so Ankylosing Spondylitis क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और फाइनली बात करेंगे मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। So what is ankylosing spondylitis? Alright, ankylosing spondylitis is a chronic progressive inflammatory disease primarily affecting the axial skeletal, especially the spine and sarcoiliac joint. It is a form of seronegative spondyloarthropathy spondyloarthropathy and may eventually lead to fusion in bracket ankylosis of spine causing stiffness and reduced mobility. All right, so एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव आपकी इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, प्राइमरीली जो आपको अफेक्ट करती है एक्सियल स्केलेटल को आपके अफेक्ट करती है, मीन्स आपकी जो स्पेशली आपकी स्पाइन है और आपका सेक्रोइलियक जॉइंट है उसको क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। और इट इज द सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी एंड मे इवेंचुअली लीड टू फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं एंकिलोसिस ऑफ द स्पाइन कॉजिंग स्टिफनेस एंड रिड्यूस मोबिलिटी। तो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? आपकी एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, प्राइमरी आपके एक्सियल स्केलेटल को, आपकी स्पाइन को, इलियोसैक्रल जॉइंट को, आपके सैक्रोइलियल जॉइंट को ये अफेक्ट करती है सीधा, और बाद में जब ये और ग्रोथ हो जाती है तो इवेंचुअली करती है फ्यूजन का फॉर्म करती है आपकी स्पाइन में, जिसको हम बोलते हैं एंकिलोसिस ऑफ द स्पाइन, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, आपको स्टिफनेस होता है एंड आपकी मोबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है, आपकी स्पाइनल में आपका बेंडिंग होना, आपका मोबिलिटी है स्पाइन की वो रिड्यूस होती है, सीवियर पेन होता है, स्टिफनेस को कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं एंकिलोसिस, एक फ्यूजन का फॉर्म करता है। ऑलराइट, इसका ईटियोलॉजी क्या है, ये किस वजह से हो सकता है? सो जेनेटिक फैक्टर, कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से होता है, एसोसिएटेड विद द HLA-B26-27 जीन होता है, उसकी वजह से हो सकता है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर, कुछ आपके इन्वायरमेंटल ट्रिगर करते हैं, उसकी वजह से आपको हो सकता है इन्फेक्शन हो गया। और जीआई टिश्यू में आपका जीआई टिश्यू में ट्रिगर immune responses in genetically predisposed individual, right? सो इन्वायरमेंटल ट्रिगर में आपका क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन और जीआई टिश्यू में आपका इन्फेक्शन होना, जो कि आपका ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल में भी हो सकता है। सम ऑफ द ऑटो इम्यून कंपोनेंट, कुछ आपके इम्यून ऑटो इम्यून कंपोनेंट होते हैं। द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी जॉइंट टिश्यू, ऑलराइट। तो बॉडीज का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपका अटैक करता है हेल्दी ज्वाइंट और टिश्यू में, जो कि लीड करता है फर्दर आपके इन्फ्लेमेशन को और डैमेज को। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका? सो पैथोफिजियोलॉजी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट, सबसे पहले आपके ज्वाइंट में और एडजेसेंट टिश्यू में आपके क्या होना? इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू पेनस, राइट? पेनस का आपके ग्रेन्युलेशन जो टिश्यू होता है उसका फॉर्मेशन करता है, ग्रेजुअल कैल्सिफिकेशन, और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कैल्सीफाई होता जाता है। आपका ग्रेन्युलेशन जो टिश्यू था, जो पेनस था, वो कैल्सीफाई होता जाता है एंड फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर टिश्यू, और एक फ्यूजन का फॉर्म करता है आपके आर्टिकुलर टिश्यू में, एक फ्यूजन का फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका? ज्वाइंट फ्यूजन एंड इमोबिलिटी। अब ज्वाइंट में आपका फ्यूजन होने की वजह से, टिश्यू में आपका फ्यूजन होने की वजह से उस पार्टिकुलर लोकेशन में, जैसे आपका लंबर में हुआ, इलियोसैक्रल में हुआ, तो वहाँ का आपका जो मोबिलिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, वहाँ पर मोबिलिटी आपकी हो जाती है, स्टिफनेस होता है और पेन होता है।
इसके अलावा ये किस किस रीजन पर आपका स्टिफनेस और इमोबिलिटी कॉज कर सकता है, आपकी आइज में, लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है। पर प्राइमरली जो होता है वो आपका स्पाइन में ही होता है, आपकी लंबर स्पाइन में, इलियोसैक्रल स्पाइन में ही आपका होता है। ओके, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो क्रॉनिक आपका बैक पेन होना, स्पेशली इन द लोअर बैक एंड बटक्स में। लोअर बैक में आपके बैक पेन होना, सीवियर आपका रेडिएटिंग बैक पेन होना, एट द टाइम ऑफ बेंडिंग, एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग, ऑलराइट। साइड में लेटरल और लेफ्ट लेटरल बेंडिंग के समय पर आपको पेन होना, दैट इम्प्रूव विद एक्टिविटी एंड वर्सन विद रेस्ट, ऑलराइट। सो ये एक्टिविटी के साथ आप काम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कंटिन्यूस रेस्ट की कंडीशन में ये थोड़ा सा और वर्सन हो सकता है। एंड मॉर्निंग स्टिफनेस स्पेशली लास्टिंग मोर देन 30 मिनट, जब आप मॉर्निंग में आप वेकअप होते हैं, जब आप उठते हैं तो उस समय आपको मॉर्निंग में आपको स्टिफनेस होना, पेन होना 30 मिनट तक, ऑलराइट। प्रोग्रेसिव स्पाइनल स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्रेसिवली आपका स्पाइन की जो स्टिफनेस है, आपका स्पाइन में स्टिफनेस होना, एज वेल आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक बेंडिंग हो गया आपका, उसमें क्या होना, आपका लेटरल लेटरल बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग जो है उसमें क्या होना, लॉस होना, आपको पेन होना, राइट। फटिग एंड वेट लॉस, इसके अलावा फटिग होना, वेट लॉस होना, पेरिफेरल अर्थराइटिस, एग्जाम्पल हिप्स और शोल्डर में, राइट। फटिग होना, वेट लॉस होना पेरिफेरल अर्थराइटिस में और आपके शोल्डर में, राइट। इसके अलावा आपका एंथी एंथीसाइटिस, एंथीसाइटिस क्या होता है, व्हाट इज एंथीसाइटिस, एंथीसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन वेयर टेंडन लिगामेंट अटैच टू बोन। एंथीसाइटिस में क्या होता है आपका, जहाँ पर आपकी टेंडोन और लिगामेंट आपके बोन के साइड में अटैच होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंथीसाइटिस, राइट। दिस इज द पंच लाइन, यू हैव टू नोट इट, अंडरलाइन कर लो। एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकती है, यूवाइटिस हो सकता है। यूवाइटिस क्या होता है, आइस में आपका इन्फ्लेमेशन होना, एरोटिक इंसफिशियंसी होना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होना, बॉबल इन्फ्लेमेशन होना, ये आपको एनदर सिम्टम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। गुड इट। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अब इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या होगा, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट इज द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, कम्प्लीटली आपको मेडिकल हिस्ट्री लेना है पेशेंट से, अबाउट डिसीज कंडीशन के बारे में, टाइप के बारे में, सीवियरिटी के बारे में, फ्रीक्वेंसी और कितने समय से है उसके बारे में आपको कम्प्लीटली हिस्ट्री कलेक्ट करना है। फिर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टू एग्जामिनेशन, पेन टेबल को असिस करना है, वाइटल साइन को चेक करना है, मोबिलिटी को, रेंज ऑफ मोशन को भी आपको चेक करना है। इमेजिंग स्टडी है, आप एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में स्लो डाउन ना, एक्सरे में नॉट स्लो, एक्सरे में आप देखेंगे आपको सार्को सैक्रोइलियटाइटिस तो नहीं है, आपका बेम्बू स्पाइन, इसमें आपका क्या होता है, सीवियर केस में आपका बेम्बू स्पाइन होता है। इन एडवांस स्टेजेस में बेम्बू टीटी देखा होगा, जैसा बेम्बू रहता है, बांस रहता है, उसके जैसा आपका एक स्पाइन में स्ट्रक्चर बना है, इट इज नोन एज द बेम्बू स्पाइन। इसके अलावा एमआरआई करा सकते हैं, एमआरआई टू डिटेक्ट अर्ली इन्फ्लेमेशन, अर्ली इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम एमआरआई कराते हैं, जिसमें हम चेंजेस में देखते हैं बिफोर विजिबल ऑन एक्सरे, एक्सरे में विजिबल इन केस नहीं हो पाता है समटाइम, तो एमआरआई हमको करना होता है, राइट। सम ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट आर देयर, HLA-B27 जो जीन टेस्टिंग होता है वो हम कराएंगे, बिकॉज की 27 जीन की वजह से भी ये होती है, तो उसमें आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंड अदर डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, ESR करेंगे, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें आपका इरिथ्रोसाइट एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन, राइट। क्या क्या है आपका, सी रिएक्टिव प्रोटीन और सीपीआर। सीपीआर में क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन में इनकेस इन्फ्लामेशन है तो ये आपको यदि एलिवेटेड आएगा तो ये किसको इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन है, तो सीआरपी हो गया और ईएसआर हो गया, बोथ
किसको आपका इंडिकेट करते हैं, इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को। इफ इन केस इनका जो लेवल है वो हायर देन आता है और एलिवेटेड लेवल आता है उस केस में। नेक्स्ट आपका नेगेटिव रूमेटॉइड फैक्टर, नेगेटिव जो RF फैक्टर है, रूमेटॉइड फैक्टर है, वो नेगेटिव आएगा। एंड ANA हम जो टेस्ट कराएंगे टू रूल आउट अदर ऑटोइम्यून डिसीज, कोई उससे और अदर ऑटोइम्यून डिसीज तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए हमें RF फैक्टर टेस्ट कराएंगे, ANA टेस्ट कराएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमको मेडिकली मैनेज करना है। तो फर्स्ट है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAIDs। दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन। पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए आपका फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आपका डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग, जिसमें आपका DMARDs इन शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं। दिस द लिमिटेड रोल, इसका कुछ स्पेसिफिक लिमिट रोल नहीं होता, बट इनका जो रोल है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड रोल। वट मे हेल्प इन द पेरिफेरल अर्थराइटिस, बट ये पेरिफेरल अर्थराइटिस में आपका समटाइम हेल्प कर सकती है। और बायोलॉजिक आपका TNF अल्फा इनहिबिटर्स होते हैं जो भी हम यूज कर सकते हैं। TNF अल्फा इनहिबिटर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, जो कि आपका इफेक्टिव होते हैं आपको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंड होल्डिंग डिसीज प्रोग्रेस, जो डिसीज की प्रोग्रेस है उसको भी होल्ड करते हैं, एज वेल आपका रिड्यूस करते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन को। ऑलराइट, एग्जांपल आपका इन्फ्लिजिमेब टेबलेट आती है जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्रग का। दूसरी जो ड्रग आती है एटनरसेप्ट, जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्फ्लिमेजेब का आपका हॉस्पिटल सेटअप में आपका प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ होता है। सम ऑफ द एनाल्जेसिक लाइक आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर पेन को रिलीव करने के लिए। इनके सीवियर केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी हम एनाल्जेसिक का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम जो नॉन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उनका भी हम यूज़ करते हैं ना। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो कि स्टेरॉइड ना हो, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी यूज करते हैं इनके सीवियर पेन है, क्रॉनिक पेन है, प्रोग्रेसिव पेन है तब। नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हमको करना होता है बॉडी का टू मेंटेन पोस्चर एंड स्पाइनल मोबिलिटी, स्पाइनल मोबिलिटी को और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। एंड सर्जरी इन केस इफ नीडेड है, दिस इज द रेयरली बट इन केस में भी नीडेड है, में भी कंसिडर है फॉर द सीवियर डिफॉर्मिटीज। इन केस पेशेंट को आपका सीवियर डिफॉर्मिटीज है जो कि आपका थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं हो पा रही है, तो फिर हम सर्जरी प्रेफर करते हैं बट रेयरली, राइट। नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ऐसे नर्स का क्या यहाँ पर रोल होगा, तो फर्स्ट है आपका असेसमेंट। फर्स्ट कंप्लीटली आपको असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ द मॉनिटर पेन, स्टिफनेस, मोबिलिटी एंड पोस्चर। पेन को मॉनिटर करना है, पेन का स्कोर कितना, सीवियरिटी है, स्टिफनेस कितना है, रेंज ऑफ मोशन कितना है उसका, मोबिलिटी कितना हो रहा है, जेस्चर एंड पोस्चर में उसका बेंडिंग में हो गया, स्टैंडिंग में हो गया है ना, इधर लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल बेंडिंग। तो स्पाइन कितना उसमें कितना रेंज ऑफ मोशन है, कितना इफेक्टिवली मूव कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट आपका इवेल्युएट रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस को आपको इवेल्युएट करना एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स तो नहीं है, उसको भी आपको इवेल्युएट करना, मॉनिटर करना। नेक्स्ट इज द पेन मैनेजमेंट। सो पेन मैनेजमेंट में क्या करना है, एडमिनिस्टर जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, डॉक्टर ने जो भी फिजिशियन ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, एंटी स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एनाल्जेसिक जो भी ड्रग है, उनको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना, पेशेंट को देना इफ नेसेसरी है। जो भी BD-TDS चल रही है उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उनको पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना। राइट, एनकरेज हीट एप्लीकेशन एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना, ताकि जल्दी से वो रिकवर हो पाए, वापस से वो रिहैब कर पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका
जस्ट मिनट। नेक्स्ट आपका प्रमोट मोबिलिटी, मोबिलिटी को प्रमोट करना, पेशेंट को एनकरेज करना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए, पोस्चर एक्सरसाइज के लिए, अदर वो मोबिलाइजेशन हो सकता है और आपका बैक ऑन बेड भी आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, इस पर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और पेशेंट को एनकरेज करना, उसको रेगुलेट कराना, उसकी फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, पोस्चर एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ों को एजुकेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। उसके बाद पेशेंट को उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो एक्सरसाइज आपको क्यों करनी है, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उनके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना, उसके बारे में उसको एनकरेज करना, करने के लिए पेशेंट को एजुकेट करना, पेशेंट एजुकेशन, एजुकेशन अबाउट द डिसीज प्रोसेस के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में और लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में। ज़्यादातर जो डिसीजेस होती हैं 70% 75% वो लाइफ स्टाइल की वजह से ही होती है, तो लाइफ स्टाइल को हम मेंटेन करके हम डिसीज़ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्ट ऑन पोस्चर करेक्शन एंड स्लीपिंग पोजीशन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। समटाइम हम सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, ज़्यादा कंफर्ट की वजह से, चेयर पे कंटिन्यूस बैठे होने की वजह से भी होता है, तो जो भी एट द टाइम जब स्लीपिंग के समय पर फिर मेट्रेस का सपोर्ट लेना और नो पिलो अंडर द हेड और अंडर द हेड पिलो का यूज नहीं करना। तो इस तरीके से पोस्चर जेस्चर को करेक्ट करके भी हम इससे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एड्रेस इमोशनल चैलेंजेस एंड ऑफर सपोर्ट ग्रुप। पेशेंट को जो भी इमोशनल साइकोलॉजिकल उसको एंजियस है, स्ट्रेस है, तो उसके बारे में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, थेरेपीज वगैरह उसको प्रोवाइड करना, मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा जो भी अदर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उनको क्लोजली सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, लाइक आपका यूवाइटिस, कार्डियोवास्कुलर इशू और लिमिटेड चेस्ट एक्सपांसन। बिकॉज ऑफ की ज़्यादा यदि प्रोग्रेस होगा तो ये जो सिम्टोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है ये भी आपका हो सकता है, आइस का, कार्डियोवास्कुलर का और आपका चेस्ट का, आपके लंग्स का, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना ताकि वो ज़्यादा प्रोग्रेस ना करें। राइट। तो ये सारे मेजर का यूज़ करके एज ए नर्स, ऐसा हम हेल्थ केयर टीम हम उसे पूरा मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो लेट सम अप क्विकली, हम इसे सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस आपका एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, प्राइमरली अफेक्ट करती है आपके एक्सियल स्केलेटल को, आपकी स्पाइन को अफेक्ट करती है, सैक्रोइलियक ज्वाइंट को ज़्यादातर अफेक्ट करती है। जब ये प्रोग्रेसिवली हो जाती है इवेंचुअली तो ये लीड करती है आपके फ्यूजन को हम बोलते हैं एंकिलोसिस, जो कि आपके कॉज करता है आपकी जॉइंट में स्टिफनेस होना, आपकी मोबिलिटी को रिड्यूस होना, स्वेलिंग होना और पेन होना। राइट। स्पेशली लोअर बैक में, आपके लोअर बैक में पेन होना। अभी क्यों होता है हमने देखा, तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है। सम ऑफ द इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून कंपोनेंट की वजह से हो सकता है और 27 जीन की वजह से आपको ये हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका मॉर्निंग स्टिफनेस होना, जब आप उठते हैं, स्पेशली आपका लोअर बैक में आपको पेन होना, लोअर बैक में स्टिफनेस होना, वेकअप के आफ्टर 30 मिनट तक प्रोग्रेसिव आपका स्पाइन में स्टिफनेस होना, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना, फटीग होना, वेट लॉस होना ना, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, एरोटिक इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारे डायग्नोस्टिक में हमने दिखा। यहाँ पर एक्सरे, एमआरआई, लेबोरेटरी टेस्ट और ईएसआर, CPR, ANA और RF फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इज द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ द पेन, और DM ARDS लिमिटेड बट मे बी हेल्पफुल इन केस पेरिफेरल अर्थराइटिस है। सम बायोलॉजिक TFNA अल्फा इनहिबिटर, एनाल्जेसिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फिजिकल थेरेपी और सर्जरी रेयरली। ऑलराइट। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, किसी और क्लास में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप डूइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। In case you have any doubt, you have any question, you may ask or you can leave your comment so that we will give answer.